नमस्कार। जीके मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज का टॉपिक है केंद्र सरकार का गठन कैसे होता है, यानी भारत में संघ सरकार के गठन की क्या संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में केंद्र सरकार के गठन की क्या प्रक्रियाएं हैं। ये परीक्षा उपयोगी सीरीज है। केंद्र सरकार का गठन कि आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार का जो गठन की प्रक्रिया है वो देखिए लोकसभा के चुनाव से प्रारंभ होता है। भारत की संसद, जिसको हम लोग पार्लियामेंट हाउस भी कहते हैं, उसका दो सदन है। एक सदन लोकसभा है और दूसरा सदन राज्यसभा है। जो लोकसभा है, इसी लोकसभा के चुनाव से ही केंद्र में सरकार का गठन होता है। अभी 4 जून को 18वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम आया। 18वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम आया। लोकसभा का चुनाव परिणाम आया और लोकसभा में जो चुनाव हुआ उसका जो परिणाम आया, इसी परिणाम से केंद्र में सरकार का गठन होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा के चुनाव परिणाम ही केंद्र में सरकार का निर्माण करता है। अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव परिणाम 4 जून को चुनाव आयोग ने घोषित किया और वर्तमान लोकसभा 17वीं लोकसभा चल रही है। और 17वीं लोकसभा का कार्यकाल देखिए, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून तक है। तो वर्तमान लोकसभा 17वीं 16 जून तक काम करेगी और देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 4 जून को परिणाम आ गया। संवैधानिक प्रोविजन है कि लोकसभा के चुनाव में जिस राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ, बहुमत की जो संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का आधा +1 होना चाहिए, या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में आधा जोड़िए और कुल में 1 जोड़िए। तो बहुमत का जो आंकड़ा होता है वो देखिए, बहुमत तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का आधा, यानी कि 50% +1 संख्या, ये बहुमत होता है। इसको साधारण बहुमत कहते हैं। लोकसभा में वर्तमान में
543 सीट है, तो इसका बहुमत होगा 272, 272। 272 जो है 543 की कुल संख्या का बहुमत है। और ये संख्या यानी बहुमत की संख्या कम से कम प्राप्त जो दल या गठबंधन करेंगे, उसी दल या गठबंधन को राष्ट्रपति सरकार बनाने का न्योता देंगे। जिस दल या गठबंधन ने ये आंकड़ा को प्राप्त किया है, तो जिस दल या गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया, बहुमत प्राप्त किया, उसी दल या गठबंधन को राष्ट्रपति सरकार बनाने का न्योता देंगे। जैसे उदाहरण देखिए, 18वीं लोकसभा में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को, गठबंधन को बहुमत मिला है और राष्ट्रपति एनडीए को सरकार बनाने का न्योता देंगे और दिए। जिस दल या गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता देंगे राष्ट्रपति, वह दल या गठबंधन अपना एक नेता चुनेंगे। यह नेता जिनको भी चुनेंगे, उदाहरण में आइए, एग्जाम्पल में अभी बहुमत मिला है एनडीए को और एनडीए ने अपना नेता चुना नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुने हैं, तो जिस दल या गठबंधन को बहुमत मिला है, वह दल या गठबंधन अपना एक नेता चुनेंगे और जिसको वह अपना नेता चुनेंगे, उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। तो ये नरेंद्र मोदी नेता चुनाए हैं और राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे और इन्होंने 18वीं लोकसभा में बहुमत दल के, गठबंधन के बहुमत प्राप्त नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। ये प्रक्रिया है। लेकिन कहता है कि आखिर बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन अपना नेता किसको चुनेंगे? या तो वो लोकसभा में से ही किसी को अपना नेता चुनेंगे, यानी लोकसभा सदस्य में से ही किसी को अपना नेता चुनेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य हैं, या लोकसभा से बाहर जाकर के राज्यसभा में भी किसी को अपना नेता चुन सकते हैं। जैसे 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को गठबंधन दल ने अपना नेता चुना, प्रधानमंत्री बने। या लोकसभा और राज्यसभा से बाहर जाकर के भी गठबंधन दल या बहुमत प्राप्त दल अपना नेता चुन सकते हैं, यानी संसद सदस्य नहीं भी हैं तो भी उनको अपना नेता चुन सकते हैं। जिसको भी वह अपना नेता चुनेंगे, उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। लेकिन अगर वह बहुमत दल का चुना हुआ नेता संसद का सदस्य नहीं है, तो प्रधानमंत्री के नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के अंदर उसको संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
ये सरकार बनाने की प्रक्रिया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई। प्रधानमंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो या नहीं हो, वो ही लोकसभा में बहुमत दल के नेता होंगे और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। लेकिन अगर लोकसभा के चुनाव में किसी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो, जो ये 272 का आंकड़ा है, ये किसी भी दल को अगर नहीं मिला है, तब राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। यहां पर राष्ट्रपति तब अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। और जब किसी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते समय सिर्फ ये देखते हैं कि जिस दल या गठबंधन को हम सरकार बनाने का न्योता दे रहे हैं, वो निश्चित समय सीमा के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है या नहीं। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़े दल को ही, सबसे बड़े गठबंधन को ही सरकार बनाने का न्योता मिले। राष्ट्रपति की विवेक है कि वो बड़े दल को न्योता दें या उनसे छोटे गठबंधन दल को न्योता दें। ये विवेक का इस्तेमाल करके जो है सरकार बनाने का न्योता देते हैं। और 18वीं लोकसभा का चुनाव, जैसा चुनाव परिणाम बताया कि एनडीए को, गठबंधन को बहुमत मिला है और एनडीए गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। और आज 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। अब इसको पूरी प्रक्रिया चरण बाय चरण जानना है। तो लोकसभा में चुनाव परिणाम आने के बाद, जैसा हम लोग पूर्व में पढ़े कि नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाती है। नतीजों में किसी एक दल को तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जैसे 18वीं में एक दल को नहीं मिला है, लेकिन गठबंधन जो एनडीए है उसके पास पर्याप्त संख्या बल है, उसके पास बहुमत का आंकड़ा से अधिक सदस्य हैं। स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण सभी संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए सरकार गठन की ओर बढ़ता जा रहा है। हम लोग जानेंगे पूरी प्रक्रिया सरकार के निर्माण की कैसे होगी पूरी। जैसे ही चुनाव परिणाम की घोषणा करता है चुनाव आयोग, तो इस चुनाव परिणाम में जो विजेता है, यानी लोकसभा के चुनाव में जो जो उम्मीदवार जिस जिस दल से विजयी हुए हैं, उसकी पूरी लिस्ट चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। और इस लिस्ट में ही ये स्पष्ट होता है कि किस दल को या किस गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ है। और राष्ट्रपति इसी चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए लिस्ट को आधार बनाते हैं और अगर किसी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है तो उसको सरकार बनाने का न्योता देते हैं और फिर कहते हैं कि आप अपना एक नेता चुनिए, और जिसको बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन अपना नेता चुनेंगे
उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। बहुमत नहीं प्राप्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से जो है वो सरकार बनाने का न्योता किसी दल या गठबंधन को देते हैं। तो चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर परिणाम घोषित करता है। इससे यह साफ हो जाता है कि कौन सा दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। जैसे ही चुनाव परिणाम आ जाता है फाइनली, और जो दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है वो सरकार बनाने की कवायद शुरू करते हैं। और जो चुने हुए संसद सदस्य है वह अपना एक संसदीय दल की बैठक बुलाते हैं, और संसदीय दल की बैठक में बहुमत प्राप्त और दल अपना एक नेता चुनते हैं, और इसी चुने हुए नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। तो देखिए 18वीं लोकसभा में संसदीय दल ने जिनको अपना नेता चुना वो हुए नरेंद्र मोदी। निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एनडीए गठबंधन की संसदीय दल की बैठक में अपना नेता चुना। जब संसदीय दल की बैठक हो जाती है, संसदीय दल अपना नेता चुन लेते हैं, तब निवर्तमान सरकार जो सरकार कार्य कर रही है वह अपने मंत्रिमंडल का यानी कैबिनेट की बैठक बुलाता है। मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री बुलाते हैं और प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं, और ये अंतिम बैठक माना जाता है। मंत्रिमंडल का ये अंतिम बैठक होता है। मौजूदा सरकार की आखिरी मंत्रिमंडल की बैठक होता है, और बैठक में सदन को यानी लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। तो संसदीय दल की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक होती है, और कैबिनेट की यह अंतिम बैठक मानी जाती है, और इसी कैबिनेट की बैठक में सदन को यानी लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी जाती है अनुच्छेद 85 के तहत। जब कैबिनेट को भंग करने की जब लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कैबिनेट में स्वीकार करके राष्ट्रपति के पास भेज दी जाती है, तब अगला स्टेप शुरू होता है कि प्रधानमंत्री अब अपना इस्तीफा दे देते हैं। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देंगे। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां अपना राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप देंगे, और जो संवैधानिक प्रावधान है कि राष्ट्रपति कहेंगे कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है मौजूदा सरकार काम करती रहेगी। संवैधानिक प्रोविजन में यही व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री जब अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के इस्तीफा को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे केंद्र सरकार भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री अपने पद से हट जाते हैं, केंद्र सरकार भंग हो गई। लेकिन राष्ट्रपति फिर कहते हैं कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है, आपका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, तब तक आप काम करते रहिए, और ये नई सरकार के आने तक राष्ट्रपति के कहने पर जो है वो सरकार काम करता है कार्यवाहक रूप में। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दिए, केंद्र सरकार भंग हो गई, और फिर उनको कहा गया कि नई सरकार बनने तक आप काम करते रहिए, और जब तक नई सरकार का शपथ नहीं हो जाता है तब तक वो सरकार कार्य करेगी।
सरकार बनाने का दावा है। और इसके बाद अगर जो दल सत्ता में है उसी दल को बहुमत मिला है गठबंधन को, तो इसके बाद सत्ता पक्ष राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं और इस्तीफा देने के बाद सत्ता पक्ष एनडीए सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति के समक्ष पेश किए और गठबंधन सरकार की स्थिति में घटक दलों की समर्थन की चिट्ठी दी जाती है। अगर एक दल को बहुमत है तो एक दल अपना सारा संसद सदस्य का चिट्ठी दे दिया, लेकिन अगर गठबंधन को बहुमत मिला है तो गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, एनडीए में जितने भी दल शामिल हैं, वो सभी दल अपना अपना चिट्ठी जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं गठबंधन के साथ। तो देखिए सभी घटक दलों की समर्थन की चिट्ठी दी जाती है। इस चरण में यह संभव है कि राष्ट्रपति अपनी तरफ से सबसे बड़े दल को सरकार बनाने और बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। इस स्थिति में जब गठबंधन ने को बहुमत मिला हुआ है तब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग नहीं करते। राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग सरकार बनवाने में तभी करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने में, जब लोकसभा में किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं है। लेकिन स्पष्ट बहुमत के रहते हुए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। संसदीय दल जिसको अपना नेता चुना है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे और शपथ उनको दिलवाएंगे। और जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दे दिया जाता है, तब फिर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाता है। शपथ ग्रहण और फिर बहुमत। इसके बाद शपथ ग्रहण की तारीख तय हो जाती है। जैसे आज तारीख तय हो गई है, 9 जून को एनडीए सरकार शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, साथ में कुछ और मंत्री शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री और उनके चुने हुए सांसद शपथ लेते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक होती है, शपथ ग्रहण हो गया, केंद्र सरकार अस्तित्व में आ गई। लेकिन शपथ ग्रहण के समय सिर्फ प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेते, बाकी शपथ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के रूप में होती है। विभाग के मंत्रालय की शपथ नहीं ली जाती है। कैबिनेट स्तर, राज्य स्तर और उप मंत्री स्तर की शपथ होती है। और जैसे ही शपथ ग्रहण पूर्ण हो गया, केंद्र सरकार अस्तित्व में आ गई। नई सरकार केंद्र में गठित हो गई और अब प्रधानमंत्री का काम होता है कि संबंधित मंत्रियों को मंत्रालय यानी विभाग आवंटित कर दिया जाए। लेकिन सरकार के अस्तित्व में आते ही प्रधानमंत्री को एक निश्चित समय के अंदर जो राष्ट्रपति तय करेंगे, लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास हासिल करना पड़ता है और इसके लिए प्रधानमंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाकर, जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल 85 से राष्ट्रपति संसद का सत्र को बुलाते हैं और विशेष सत्र बुलाकर सरकार बहुमत साबित करती है। इसके लिए करीब 1 महीना, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 1 महीना का ही समय मिले। राष्ट्रपति अपने विवेक से समय निश्चित करते हैं। इस तरह मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही देश को नई सरकार मिल जाती है, क्योंकि 16 जून तक 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है।
16 जून तक जो है पुरानी सरकार कार्य कर सकती है, लेकिन पुरानी सरकार को कार्यकाल के पहले ही भंग कर दिया गया, लोकसभा को डिसॉल्व किया गया, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए और आज 9 जून 2024 को नई सरकार केंद्र में एनडीए की अस्तित्व में आ जाएगी शपथ ग्रहण के साथ ही। फिर इस नई सरकार को निश्चित समय सीमा के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। अगर सरकार लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर दिया एनडीए तो ये आगे सरकार में रहेंगे, अन्यथा अगर सिद्ध नहीं कर सके तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस तरीके से केंद्र में नई सरकार का गठन हो गया। केंद्र सरकार की नई सरकार, केंद्र में नई सरकार जो 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद अस्तित्व में आएगी, वो आज 9 जून 2024 को अस्तित्व में आ जाएगी। आज के इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।